मैंने गिनती शुरू कर दी। मुझे मालूम था कि मुझे 20 की गिनती तक अपना काम ख़त्म कर देना होगा, क्योंकि जब मैं 30 के हिस्से तक पहुंचूंगा तो कमांडर वापस तारपेडो में आ जाएगा। इसमें मैंने कमांडर के स्पीकर पर 3 बार अपना जुमला दोहराने का टाइम भी लगा दिया था। मैंने तारपेडोज के आते ही जेब से दोनों पेंसिल बम निकाले। इंतहाई फुर्ती से दोनों के टाइम बम की सुई को 3 बार 12 के हिस्से तक गर्दिश दी। इस हिसाब से मैंने टाइम बमों को 48 घंटों तक का वक़्त दे दिया था। दोनों पेंसिल बमों में मकनातीस था। मैंने उन्हें हाथ अंदर करके 2 तारपेडोज के साथ इस तरह चिपका दिया कि वहां से अगर कोई झुककर भी देखता तो इसकी नज़र नहीं पड़ सकती थी। इस काम से फारिग होते ही मैं उछलकर बाहर आ गया और डिटेक्टर हाथ में लेकर स्पीकर के बिल्कुल नीचे खड़ा होकर डिटेक्टर की सुई पर नज़र जमा दी। इतने में मरहटा कमांडर अंदर आ गया। आते ही इसने अंग्रेजी में सवाल किया, वेल कैप्टन, क्या हम महफूज हैं? मैंने छत की तरफ से उंगली उठाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कमांडर, भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। हमारी अब दोस्त दुश्मन के सबूताज से बिल्कुल महफूज है। यहाँ कोई टाइम बम नहीं है। मैंने जैसे इत्मीनान का सांस लेते हुए डिटेक्टर कमांडर की तरफ बढ़ाया। मैंने पहली बार कमांडर के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार होते देखी। इसने डिटेक्टर मुझसे ले लिया और हम बाहर राहदारी में आ गए। डिटेक्टर इसने कंट्रोल रूम में रख दिया और मुझसे बातें करता हुआ पेरिस्कोप के पास आकर बोला, कैप्टन मेहता, तुम जिस हुलिये में हो, इसे देखकर कोई शख्स ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि तुम इतने ज़हीन, पढ़े लिखे और तजुर्बाकार ऑफिसर हो। मैंने आजी से कहा, सर, भारत माता की सेवा के लिए सब भेस बदलने पड़ते हैं और फिर ये तो देश की सलामती और रक्षा का मामला है। इसलिए तो मुझे जीवन दान भी देना पड़े तो इसे मैं अपनी मुक्ति समझूंगा। कमांडर ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा, अब तुम अकेले भी जा सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। थैंक यू कैप्टन, क्या ख्याल है, अब हमें यहाँ से मूव कर जाना चाहिए? क्यों नहीं सर, आपकी सबमरीन साफ है, आप जब चाहें मूव कर सकते हैं। मैं भी यही चाहता था कि अब जितनी जल्दी हो ये आप दोस्त कन्याकुमारी की खाड़ी से निकलकर किसी दूसरे इलाके में जाकर फटे, ताकि मैं ये कह सकूं कि आप दोस्त में बम दूसरे इलाके के किसी तकरीबकार ने रखा होगा। मैंने हाथ जोड़कर कमांडर शिवाजी को नमस्कार किया और जीना चढ़कर आप दोस्त की डेक पर आ गया। यहाँ से मैं सीढ़ी के जरिए जेटी पर आ गया, जो अभी तक वीरान पड़ी थी। दोनों गार्ड इसी तरह चाकू चुबंद स्टेन गन्ने उठाए हुए पहरा दे रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ तिरछी नज़रों से देखा और अपनी जगह पर खड़े रहे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि अगर वो इसी आबदोज के सिक्योरिटी स्टाफ में से हैं तो इनकी ज़िंदगी के सिर्फ 48 घंटे बाकी रह गए हैं। जेटी के फर्श पर चलता हुआ जब मैं एक ढलान उतरकर दरख्तों में आया तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे सर के ऊपर से पूरी आबदोज उठाकर नीचे रख दी है। बहुत बड़ा बोझ था जो मेरे सर से उतर गया था। मेरी स्कीम का ये मरहला भी कम से कम मेरी तरफ से बखैर खूबी पूरा हो गया था। अब आखिरी मरहला बाकी था। मैं दरख्तों के नीचे से गुजरता हुआ जब क्वार्टर के पास पहुंचा तो अचानक सिंगू एक दरख्त के पीछे से निकलकर मेरे सामने आ गया। बेड़ी इसके मुंह में थी और वो तीखी चमकीली नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मैं एक बार तो हड़बड़ा सा गया। इसकी वजह ये थी कि मैं इंतहाई ख़तरनाक काम करके चला आ रहा था। सिंगू अचानक सामने आया तो मैं चौंक सा गया। मैंने फ़ौरन अपनी असाब को समेटते हुए कहा, इधर कोई ख़ास काम नहीं था, मैंने छुट्टी कर ली। तुम इधर क्या कर रहे हो? मज़दूर तो दूसरे जेटी पर है। पहली बार मैंने इसकी आंखों में शक की परछाइयाँ देखी, जैसे वो मुझे डबल एजेंट समझ रहा था। ये बड़ी हलाकत खेज बात थी। मुस्कुराते हुए इसने बेड़ी मुंह से निकाल कर नीचे फेंक दी और बोला, बस सैर कर रहा था जंगल में, आज मौसम खुशगवार है, इससे पहले कि मैं कोई और बात करता। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ दूसरी जेटी की तरफ चल दिया। इस शख्स के बारे में मैंने एक नन्ही सी स्कीम का खाका तैयार कर रखा था। इस खाके पर मुझे इस वक्त अमल करना था जब मुझे ये शुबा पड़ जाए कि इससे मुझ पर डबल एजेंट का शक हो गया है। इसका ये शक भारत में मुझे तवील मिशन और तवील क़याम को तबाह कर सकता था। मैं सिंगू के बारे में मज़ीद गौर करता हुआ अपनी झोंपड़ी में जाकर बोरिए पर लेट गया। कोई 1 घंटे के बाद इंस्पेक्टर नॉर्थन आ गया। इसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक थी। कहने लगा, मैं न कहता था कैप्टन कि हमने अब दोस्त के एक एक कोने को खंगाला है। कमांडर ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि तुम भी चेकिंग के बाद मुतमईन हो। चलो अच्छा हुआ कैप्टन, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस मुसीबत को यहाँ से रवाना ही कर दिया जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। मैं भी यही चाहता था, मैंने इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। इंस्पेक्टर, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। वैसे अब कोई ख़तरा भी नहीं है। अब दोस्त एक नौमौलूद बच्चे की तरह पाक साफ और बेज़रर है। इंस्पेक्टर नॉर्थन मेरे करीब ही बोरिए पर बैठ गया। कहने लगा, मैंने कमांडर को कह दिया है कि कल ही खाड़ी से रवाना हो जाए। इसने पांडिचेरी का कोर्स सेट किया है। मैंने तो इसे यही मशवरा दिया है कि श्रीलंका और भारत के दरमियान का समंदर अबूर करने में कई ख़तरे हैं, क्योंकि इस समंदर में इन दिनों श्रीलंका के एजेंटों की सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हैं। लेकिन वो पांडिचेरी जाने पर ही इसरार कर रहा है।
इस दौरान में मैंने हिसाब लगा लिया था कि एटमी अबदोस के ज़ेरे समंदर रफ्तार आम अबदोज़ों से ज़्यादा होती है। पांडिचेरी भारत के तमिलनाडु सूबे के मशरक़ी साहिल की बंदरगाह थी और यह अबदोस कन्याकुमारी से चलकर पांडिचेरी के साहिल पर एक दिन में पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये था कि वहां पहुंचने के 12 घंटे बाद अबदोस के परखच्चे उड़ जाएंगे और वह इस वक्त पांडिचेरी की बंदरगाह पर ही लंगर अंदाज होगी। मैं आसानी से अपना दामन बचा सकता था। अगर वो आगे भी निकल गई तो इसकी तबाही समंदर में हुई। जब भी पांडिचेरी की बंदरगाह पर इसका क़याम मेरे लिए ये जवाज़ मुहैया करने के लिए काफ़ी था कि अबदोस में बम किसी सिनहाली एजेंट ने रखा होगा। चुनाचा मैंने इंस्पेक्टर नॉर्थन से कहा, ठीक है, वो जहाँ जाना चाहता है इसे जाने दो, ये इसकी ड्यूटी और इसका काम है, लेकिन क्या वो यूरेनियम अपने साथ नहीं ले जाएगा? नहीं, इंस्पेक्टर नॉर्थन बोला, हमें मद्रास से सिग्नल मिल गया है जिसमें यही फैसला किया गया है यूरेनियम बॉक्स बजरिया त्यारा अहमदाबाद पहुंचाया जाए। कल कमांडर अबदोस लेकर जब खाड़ी से निकल जाएगा तो हम यूरेनियम बॉक्स भी अहमदाबाद की तरफ रवाना कर देंगे। इसके लिए तैयारा रनवे पर तैयार खड़ा है। मैंने इस पर पूरी गार्ड का पहरा लगा दिया है। मेरा अंदाज़ा ये था कि यूरेनियम बॉक्स भी अबदोस के साथ ही जाएगा, लेकिन अब मालूम हुआ कि यूरेनियम की मंजिल और है और अबदोस का रुख किसी दूसरी तरफ है। दूसरे अल्फाज में अब यूरेनियम बॉक्स को भी ठिकाने लगाना होगा। मैंने इंस्पेक्टर नॉर्थन से कहा, अच्छा है इंस्पेक्टर, इस जिम्मेदारी को जितनी जल्दी अदा कर दिया जाए हमारे लिए बेहतर है। तैयारी को रवाना होने से पहले एक बार फिर चेक कर लेना। इंस्पेक्टर बोला, ये तो हमारी ड्यूटी है, लेकिन कैप्टन मेहतर, सिनहाली एजेंट का फरार हो जाना हमारे हक में अच्छा नहीं है। मुझे अब भी शक है कि वो कहीं ना कहीं सबूताज ज़रूर करेगा। तुम्हें इसका हुलिया तो याद होगा। मैंने यूं ही कह दिया कि वो नाटे कद का काला कलोटा सा था। मुझे यकीन है कि वो जेटी पर काम नहीं करता था, बल्कि बाहर से यहाँ सुराग रसानी करने आता था। मैंने इसे पहली बार जेटी की कैंटीन पर देखा था तो मुझे इसकी हरकतों पर कुछ शक सा हुआ। मैंने इसका सुराग लगाया तो मालूम हुआ कि वो कस्बे से बाहर किसी झोंपड़ी में रहता है। वहाँ मैं इसके लिए मछली लेकर गया तो इससे दोस्ती कर ली। अब मैं तुम्हें अपनी सारी रिपोर्ट नहीं दे सकता, बस यूँ समझ लो कि मैं किसी न किसी तरह इसका इतना एतमाद हासिल कर दिया कि इसने मुझे इशारा दे दिया कि वो कहीं धमाका खेज मवाद लगा चुका है। इसके बाद वो ऐसा गायब हुआ कि आज तक नज़र नहीं आ रहा। मैंने सर खुजाते हुए बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि इसने मुझे टरखाने के लिए या किसी गलत राह पर लगाने के लिए ऐसा किया था। इसमें इसका क्या मंशा था ये मुझे मालूम नहीं। बहरहाल तुम इस तरह से होशियार रहना। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसके माथे पर बाएं जानिब ज़ख्म का 1/2 इंच लंबा निशान है और अगला एक दांत टूटा हुआ है। ये मैंने अपने बयान को मज़ीद पुख्ता बनाने के लिए कहा था ताकि इंस्पेक्टर नॉर्थन को यकीन हो जाए कि इसके बाद जो अबदोस में धमाका होने वाला था इसमें तकरीबकार या इसके किसी साथी का हाथ है। इंस्पेक्टर नॉर्थन ने इस वक्त जेब से नोटबुक निकाल कर मेरी फर्जी सिनहाली जासूस की ये दोनों निशानियां नोट कर ली। नोटबुक को जेब में रखते हुए बोला, कल जब यूरेनियम बॉक्स यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा तो फिर तुम अगर चाहो तो इस झोंपड़ी को छोड़कर सामने वाले क्वार्टर में चले जाना और बेशक रात को बत्ती जला लिया करना। फिर तो तुम्हें मजदूरों के हुलिये में जेटी पर आने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कह दूंगा कि वंगटा वापस अपने गांव में चला गया है। वैसे ही ये मेरा मशवरा है, आगे तुम अपने बारे में जो बेहतर समझो कर सकते हो। अब मैं जाता हूँ। मैंने कान खुजाते हुए इससे बड़ा अहम सवाल बेनियाजी से कहा, तैयारा कल किस वक्त उड़ेगा? इंस्पेक्टर अभी झोंपड़ी के अंदर ही था। टांगों पर आहिस्ता आहिस्ता बेद मारते हुए बोला, चेकिंग करने में थोड़ी देर लग जाएगी। वैसे मेरा ख्याल है कि 11-12 बजे तक प्रवास कर जाएगा। यूरेनियम बॉक्स हम सुबह ही गोदाम से निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैंने जेब से बेड़ी निकाल कर सुलगाते हुए कहा। जब इंस्पेक्टर नॉर्थन चला गया तो मैं गहरी सोच में डूब गया। मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था। यूरेनियम के बारे में मेरी स्कीम कुछ और थी, लेकिन अब मुझे दूसरी ट्रैक पर गौर व फिक्र की ज़रूरत थी। यूरेनियम इस वक्त मेरी पहुंच से दूर था और मैंने ही चाहता था कि वो मेरे हाथ से निकल जाए। इस सिलसिले में मेरे सामने 3 रास्ते थे। पहला ये कि यूरेनियम को धमाके से उड़ा दूं। दूसरा ये कि मैं यूरेनियम को वहाँ से उठाकर जंगल में किसी जगह ज़मीन के अंदर दफन करके गायब कर दूं। और तीसरी तरकीब ये थी कि बॉक्स के अंदर से यूरेनियम निकाल कर इसकी जगह मिट्टी वगैरह भर दूं। पहली दोनों स्कीमों पर अमल करने से दिल्ली हेडक्वार्टर मुझसे वजाहत तलब कर सकता था कि मैंने ऐसे हिफाजती इक़दाम क्यों न किए कि यूरेनियम को बचाया जा सकता। दूसरी जानिब उन्हें अबदोस की तबाही की इत्तला भी मिल जानी थी। ये दोनों तकरीबी वाक़यात मुझ पर शदीद तौर पर असरअंदाज हो सकते थे और मुमकिन था कि मुझे ब्लैक लिस्ट करने के बाद मेरी खुफिया निगरानी भी शुरू कर दी जाए। तीसरी तरकीब पर अमल करते हुए अगर मैं किसी तरह बॉक्स खोल कर असली यूरेनियम निकालने के बाद इसकी जगह मिट्टी भर देने में कामयाब हो जाता हूँ तो ये इल्ज़ाम मास्को या किसी दूसरी बंदरगाह पर मौजूद गैर मुल्की एजेंट पर भी लगाया जा सकता था। मेरे पास वक्त बहुत कम था। इस दौरान में मुझे यूरेनियम बॉक्स का जायज़ा भी लेना था और इसमें से यूरेनियम निकाल कर किसी पोशीदा जगह पर ज़मीन के अंदर दफन करना था।
मैंने इस तीसरी तरकीब पर अमल करने का फैसला कर लिया। इसी में मेरी आफियत थी और मैं अपनी खाल बचा सकता था। अचानक मुझे ख्याल आया कि जिस गोदाम में यूरेनियम बॉक्स पड़ा है वहाँ तो बहरिया का एक गार्ड पहरा देता है। इसका मतलब ये था कि या तो मैं इसे हलाक करके गोदाम में दाखिल हूँ या इसकी नज़रें बचाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करूँ। गार्ड को हलाक कर देना मेरे लिए आसान था, लेकिन इस सूरत में वही मुश्किल सामने आ जाती थी कि यूरेनियम कन्याकुमारी में ही गायब किया गया है, जहाँ मैं भी मौजूद था। ये बात मुझ पर असरअंदाज हो सकती थी। मुझे गार्ड की आंख बचाकर माल गोदाम में घुसना होगा। इसके लिए माल गोदाम की अकबी दीवार का जायजा लेना जरूरी था। चुनांचे मैं झोंपड़ी से निकला और जंगल में मस्जिद की तरफ चल पड़ा। एक लंबा चक्कर काट कर मैं गोदाम के अकबी दरख्तों में आकर एक झाड़ी के पीछे यूं बैठ गया जैसे जंगल में चहलकदमी करते करते थक गया हूँ और जरा सुस्ताने को बैठा हूँ। मैंने देखा कि गोदाम की अकबी दीवार में ऊपर की तरफ एक मुस्ततील रोशनदान था जिस पर जालीदार चुकट्ठा लगा था। कमंद के जरिए अगर मैं अंदर दाखिल होता तो मुझे ये जाली काटना होगी, जो खतरनाक काम था। गार्ड को पता चल सकता था। गोदाम की दीवार में और कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। मेरे करीब ही ज़मीन पर कुछ नारियल गिरे हुए थे। मैंने 2 नारियल उठाए और झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। झोंपड़ी में आकर मैं सोच में पड़ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। सूरज गुरूब होने लगा और नारियल के दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे। अभी तक मैं किसी एक फैसले तक नहीं पहुंचा था। मुझे जल्द ही कोई फैसला करना था। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, सिर्फ एक रात। एक रात के अंदर अंदर मुझे अपने ऑपरेशन को मुकम्मल करना था। मेरे पास कोई कमंद नहीं थी और बंद रोशनदान पर कमंद डालना कोई आसान काम नहीं था, ख़ास तौर पर जब दूसरी तरफ बहरिया का चाको जो बंद स्टेन गन बरदार सिपाही पहरा दे रहा हो। एकदम से मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने फ़ौरन इस पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया। इन हालात में इससे बेहतर तरकीब मैं नहीं सोच सकता था। ये बात मेरे इल्म में थी कि रात के 9 बजे गार्ड की ड्यूटी बदल जाती है और दूसरा सिपाही पहरे पर आ जाता है जो सुबह 4 बजे तक पहरा देता है। मुझे अपना एक्शन प्लान रात के 10 बजे शुरू करना था। मैंने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। तैयारी सिर्फ इतनी थी कि मैंने अपनी एक पुरानी लुंगी को लंबे रुख पर फाड़ कर इसकी पगड़ी बनाई। इस पगड़ी को मुझे रात के अंधेरे में झोंपड़े से निकलते वक्त अपने सर पर इस तरह बांधना था कि मेरे चेहरे पर सिवाय आंखों की और कोई शय नजर न आए। ये हिफ्ज़े मातकद्दुम के लिए था। इसके अलावा मैंने प्लास्टिक का एक बड़ा थैला सुकेड़ कर अपनी धोती में अड़स लिया। मुझे चाकू छुरी की ज़रूरत नहीं थी। रात हो गई। मेरी रेस्ट वॉच अब मेरे पास ही थी। जब रात के 11:15 बज गए, अपनी स्कीम के मुताबिक मैं जंगल में बाएं तरफ से होता हुआ गोदाम के अकब में आ गया। ये सारा इलाका दिन की रोशनी में मेरा देखा भाला था। मैं एक एक नशीबो फराज से वाकिफ था। मैं फूंक फूंक कर एक तजुर्बाकार कमांडो की तरह कदम उठाता हुआ गोदाम के करीब ऐसी जगह पर आ गया जहाँ से मुझे अंधेरे में पहरा देते हुए गार्ड का ही ओला साफ दिखाई दे रहा था। मैं बैठ गया और गार्ड पर अपनी नज़रें जमा दी। गार्ड नाटे कद का था और बेजारी से गोदाम के बंद दरवाजे के आगे टहल रहा था। फिर वो एक पत्थर पर बैठ गया। इसने जेब से सिगरेट या बीड़ी निकाल कर लाइटर से सुलगाई एक शोला से चमका। गार्ड का चेहरा एक सेकंड के लिए नजर आया और फिर अंधेरा छा गया। इस धीमी सी रोशनी में से मुझे ये पता चल गया था कि गार्ड किस रुख पर बैठा है। इसी हिसाब से मैंने ज़मीन पर लेटकर पेशकदमी शुरू कर दी। मेरी निगाहें किसी खूनख्वार चीते की तरह अपने टारगेट पर थी। मैं सांप की तरह रेंग रहा था। शबनम की वजह से घास गीली हो रही थी और मेरे चलने की आवाज़ पैदा नहीं हो रही थी। आगे खुली जगह आ गई। मैं बेधड़क आगे नहीं बढ़ सकता था। वहाँ से मुझे देखा भी जा सकता था। इतनी दूर से मैं अपने शिकार पर छलांग नहीं लगा सकता था। इतने में गार्ड अपनी जगह से उठा। मैं तेज़ी से एक झाड़ी के पीछे हो गया। मैंने अपना सांस रोक लिया। गार्ड सिगरेट पीते हुए टहल रहा था। स्टेन गन इसके कंधे से लटक रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं इसे ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता था। गोली चलने से जेटी की तरफ से दूसरा पहरेदार भी भाग कर वहाँ आ सकता था। मैंने ज़मीन को हाथ से टटोला। वहाँ कोई पत्थर या थोड़ा वजनी कंकर मुझे न मिला। मैं अपनी जगह पर साकिल लेटा हुआ आहिस्ता बैठा और सिगरेट पीने लगा। ये मेरे लिए शायद आखिरी मौका था। मैंने अपना रुख बदल लिया और गीली घास पर रेंगता हुआ दूसरी जानिब इसके अकब में आ गया। ये काम कोई आसान नहीं था। मेरी बरसों की महारत और तजुर्बा काम आ रहा था। मुझे मालूम था कि ज़मीन पर अंधेरे में बग़ैर आवाज़ पैदा किए कैसे रेंगा जा सकता है। मैं जहाँ हाथ या पाँव रखता था एक सेकंड के लिए वहाँ जम जाता था और हल्की सी जुम्बश भी नहीं करता था। इसके बाद फिर आगे बढ़ता था। अब मैं रुक गया। मैं मुंह से इस तरह सांसें ले रहा था कि मेरा मुंह खुला था और सांस बगैर आवाज़ के मेरे मुंह से आहिस्ता आहिस्ता जारी था। ऐसे मौक़ों पर नाक से सांस लेना ख़तरनाक होता है क्योंकि इस तरह से आवाज़ पैदा होती है। मैं दिल ही दिल में यही दुआ मांग रहा था कि सिपाही अपनी जगह से उठकर फिरना टहलना शुरू कर दे, क्योंकि मैं इसके अकब में बमुश्किल कोई 15 मिनट के फासले पर जंगली घास में एक मगरमच्छ की तरह नजरें जमाए लेटा था। पहरेदार ने सिगरेट ज़मीन पर फेंका और इसे पाँव से मसलने लगा। अब इसके किसी वक्त भी उठने का इम्कान था। मैं इसे मोहलत नहीं दे सकता था। अपनी बेहिस जिस्म को मगरमच्छ की तरह बिल्कुल सीधे में रखा।
मैं अपने दोनों पंजों से ज़मीन पकड़े इंतहाई अय्यारी से आगे बढ़ा। जब मैंने देख लिया कि अब फासला मुनासिब है तो अपने दोनों घुटनों को समेट कर पेट के साथ लगाया। फिर वही हुआ जिसका मुझे गहरा तजुर्बा था। मैं एक बिजली की तरह पहरेदार की पुश्त पर इस तरह से गिरा कि मैंने इसे अपने हाथ से ही आगे ज़मीन पर गिरा लिया। वो हड़बड़ाकर मेरी गिरफ्त में तड़पा, लेकिन मेरा घुटना इसके हाथ में था जो स्टेन गन की तरफ जा सकता था, और इसकी गर्दन मेरे दोनों हाथों की फुलादी गिरफ्त में थी। मैं इसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसकी गर्दन को दोनों जानिब छह रगों की तरफ इतना दबाया कि वो बेहोश हो गया। मैंने अपने सर पर बंधी हुई लुंगी में से एक लंबे रुख का एक टुकड़ा काटा, इसके दो हिस्से किए। एक टुकड़ा इसके मुंह में ठोंस दिया और दूसरे से इसके बाजू इसकी पुश्ते से बांध दिए। फिर मैंने इसकी स्टेन गन उठाई और लपक कर गोदाम के दरवाजे पर आ गया। गोदाम के दरवाजे पर विलायती ताला लगा हुआ था। मैंने कुंडे के अंदर से स्टेन गन की नाली डालकर अपनी तरफ खींचा। कुंडा उखड़ गया। मैंने एक नज़र पहरेदार पर डाली। वो अंधेरे में ज़मीन पर मुंह के बल बेहोश पड़ा था। मैं आहिस्ता से गोदाम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मेरे पास कोई टॉर्च या मोमबत्ती नहीं थी। मैं वहाँ रोशनी करना भी नहीं चाहता था। सबसे पहले मैंने गोदाम में इधर उधर लकड़ी के बक्सों और सामान के ढेरों को टटोलते हुए रस्सी का एक टुकड़ा तलाश किया। मैंने इस रस्सी से बेहोश पहरेदार के दोनों पाँव भी जकड़ दिए ताकि अगर होश में आ जाता है तो वहाँ से भाग न सके। अब मैंने अंदर आकर गोदाम का दरवाज़ा बंद कर दिया और सीधे कोने वाले नारियल के ढेर की तरफ गया। इंस्पेक्टर नॉर्थन ने मुझे बताया कि यूरेनियम बॉक्स नारियल के ढेर के नीचे छुपा रखा है। ये नारियल छाल वाले थे, इसलिए वो ज़्यादा लुढ़क नहीं सकते थे। मैंने थोड़े से नारियल हटाए तो नीचे से एक बक्स निकला है। ये एक मुरब्बा फीट का लोहे का बक्स था। इसे भी ताला लगा हुआ था। इस मकसद के लिए मैं लोहे की एक बारीक सिलाई अपने साथ लाया था। मुझे मुख्तलिफ तालों को सिलाई की मदद से खोलने की ख़ास तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। इस वक्त अपनी पूरी महारत और तजुर्बे को बरोकार लाने की ज़रूरत थी। मैंने खुदा का नाम लिया और सिलाई ताले की सुराख में डालकर आंखें बंद कर दी। मेरी सिलाई एक खास जाविये से ताले के अंदर के लीवर को तलाश कर रही थी। लीवर मेरी सिलाई की जद में आ गया। अब मैंने गरारी को पीछे हटाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। ये छोटा मगर इंतहाई मजबूत विलायती ताला था और इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं था, लेकिन मैं भी हथियार नहीं डाल सकता था। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। गोदाम में वैसे भी हबस था, मेरे जज्बात में भी हैजान बरपा था, मगर मेरी उंगली सिलाई को बड़े सुकून के साथ ताले के लीवर को एक तरफ से दबाने की कोशिश में लगी थी। सिलाई बार बार लीवर की गरारी से फिसल जाती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। किसी वक्त भी कुछ हो सकता था। मुमकिन है कोई दूसरा पहरेदार वहाँ किसी वजह से आ जाए। आखिर मेरी मेहनत रंग ले आई और खटाक की हल्की सी आवाज़ के साथ ताला खुल गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और ताले को कुंडी में से निकाल कर नीचे रखा। बॉक्स को खोला और झुक कर देखा। बॉक्स के अंदर प्लास्टिक की एक थैली पड़ी थी जिसका मुंह सिलाई से बंद कर दिया गया था। इस थैली के अंदर सिवाय यूरेनियम की और क्या हो सकता था। मैंने थैली निकाली। लोहे की सिलाई इसके मुंह को लंबा कट देकर फाड़ दिया। उंगली अंदर डालकर महसूस किया कि यूरेनियम भुरभुरी दांत की शक्ल में थैली में भरा हुआ महसूस हुआ था। मैं इसी तरह थैली लेकर गोदाम के दरवाजे पर आ गया। थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा। रात खामोश थी। अब मैं अंधेरे में चीज़ों को धुंधला धुंधला देख सकता था। बेहोश पहरेदार इसी तरह ज़मीन पर औंधे मुँह पड़ा था, शायद मर गया था। मैं दरवाजे से निकला और गोदाम के पीछे ढलान पर उतर कर एक जगह बैठ गया। यहाँ मैंने पत्थरों और नरम मिट्टी को हटाकर ज़मीन में छोटा सा गड़ा बनाया। फिर थैली में से सारे का सारा यूरेनियम गड़े में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर छोटे छोटे पत्थर जमाए और ऊपर दोबारा मिट्टी की तय जमा कर इसके ऊपर घास फूस डाल दी। इसके बाद इसे पाँव से अच्छी तरह दबा दिया। फिर मैंने थैली पर तकरीबन इतनी ही मिकदार में मिट्टी भरी और फूंक फूंक कर कदम उठाता हुआ वापस गोदाम में आ गया। मिट्टी से भरी हुई थैली यूरेनियम बॉक्स में रखी। सर पर बंधे हुए कपड़े के पल्लू से बॉक्स साफ किया और आटो ताला लगा दिया। फिर बॉक्स को उठाकर नारियल के ढेर के नीचे इसकी पहली वाली जगह पर छुपाकर ऊपर से इसी तरह नारियल जमा दिए। मेरा एक अहम काम ख़त्म हो गया था। अब मैं गोदाम में रखी हुई चीज़ों की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैंने अपनी धोती में अरसा हुआ प्लास्टिक का बड़ा थैला निकाल लिया था। इस गोदाम में लकड़ी के बड़े बड़े क्रेटों के अलावा खाने पीने के टिन फूड के ढेर भी लगे थे। मैंने एक बक्स के ऊपर कुछ टिन और बिस्कुटों के पैकेट उठाकर प्लास्टिक के थैले में भरे और चेहरे को वैसे ही कपड़े से छुपाकर स्टेन गन लिए गोदाम के दरवाजे पर आ गया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि अभी तक वहाँ गहरी खामोशी और सन्नाटा छाया था। कोई दूसरा पहरेदार वहाँ नहीं पहुँचा था। यही दूसरा पहरेदार था जिसने रात 10 बजे ड्यूटी संभाली थी। मैंने गोदाम से निकलकर दरवाजे को बंद करके धोती के पल्लू से हाथ के निशान साफ किए। अगरचे इसकी ज़रूरत नहीं थी, ताहम मैं बेहद एहतियात से काम लेना चाहता था। मैं दबे पाँव झुककर चलता हुआ बेहोश पहरेदार के पास आकर बैठ गया। स्टेन गन इसके पास रख दी और झुककर इसे देखा। इसका सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था।
मैंने इसके मुंह में ठोंसा हुआ कपड़ा निकाल दिया, प्लास्टिक का थैला कांधे पर डाला और तकरीबन भागकर अकबी दरख्तों में आ गया। यहाँ घास काफ़ी ऊंची थी और मेरे घुटनों तक आती थी। दरख्तों के साए में होने की वजह से ये घास शबनम से महफूज थी और इस पर मेरे कदमों के निशान नहीं पड़ सकते थे। मैं दरख्तों में काफ़ी दूर निकल गया। मैं खाड़ी के साहिल की तरफ जा रहा था। मशरिक में खाड़ी का समंदर जंगल में काफ़ी आगे आ गया था, जहाँ इसने एक छोटी सी झील की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मैं थैला कांधे पर डाले खाड़ी की झील किनारे आकर बैठ गया। मैंने इधर उधर से छोटे पत्थर और गीली मिट्टी उठाकर थैले में भर दी। इसके मुंह को बंद करके गांठ लगाई और समंदर के पानी में थैला डाल दिया। थैले ने एक डुबकी लगाई और अंधेरे में मेरी नज़रों से गायब हो गया। थैला टिन फूड और बिस्कुट के डब्बों के साथ पानी की तह में चला गया। मेरा ये मिशन अब मुकम्मल हुआ था। मैंने झील के पानी से हाथ धोए और बैठे ही बैठे गर्दन घुमाकर अंधेरे में गौर से देखा। यहाँ से नारियल के दरख्तों के नीचे होकर एक रास्ता मेरी झोंपड़ी के अकब में जा निकलता था। ये रास्ता अंधेरे में सुनसान था, कोई शय हरकत नजर नहीं आ रही थी, किसी परिंदे की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं उठा और इन दरख्तों की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।